ये फरमाइएगा, आपने एक बयान दिया कि कराची जब भी तरक्की करने लगता है उसके ख़िलाफ़ साजिश होती है, तो इसको आप वाज़ेह अंदाज से बताएंगे किस साजिश का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए तलत साहब, मेरा ये जो था कमेंट, एक इवेंट था दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ लाए थे। और वहाँ पे मेरे से पहले जो तकारीर हुई थी उसमें कहा गया कि जी कराची से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो एक प्लान तरीके से निकाली गई, जो लॉ एंड ऑर्डर कराची का ख़राब हुआ और उसके बाद वो बिज़नेस, नहीं तो इस वक्त भी वैसे कराची पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी कराची में ही है, लेकिन उसके बावजूद जो पहले उसका एक था स्टेटस वो काफ़ी कम हो गया था और काफ़ी इंडस्ट्री मूव आउट कर गई थी कराची से। तो मैंने खुद ही टेकअप किया था कि कुछ दिनों पहले जो इकोनॉमिस्ट का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसने कोई वो कैटेगराइज करते हैं 10 बेस्ट लिवेबल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने खैर सिर्फ जो अपना आर्टिकल है उसमें टॉप 10 और बॉटम 10 के नाम दिए हैं, और बॉटम 10 में अनफॉर्चुनेटली कराची का जिक्र है। बीच में जो है टोटल 173 सिटीज़ उन्होंने किए हैं रैंक, बाकी 153 का मुझे नहीं पता कि कौन सी हैं, और मुझे उस पर सख्त एतराज़ था। खैर मैंने वो आर्टिकल जब खुद मंगाया और पढ़ा, और फॉर्चुनेटली मेरे पास सामने इस वक्त पढ़ा भी है, आई थॉट कि आप शायद इसकी बात करें, तो उसका जो तरीक़ेकार है उन्होंने 5 एरियाज़ में 5 सेक्टर्स में रैंक करते हैं, और जो मेजर 50% उसकी जो वेटेज है वो वेटेज है, एक कहते हैं स्टेबिलिटी, जिसमें प्रेवलेंस ऑफ पेटी क्राइम, प्रेवलेंस ऑफ वायलेंट क्राइम, थ्रेट ऑफ टेरर, थ्रेट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सिविल अनरेस्ट। अब इसके अंदर ये पेटी क्राइम या मे बी और क्राइम तो आप सिटी स्पेसिफिक कह सकते हैं, थ्रेट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सिविल अनरेस्ट, थ्रेट ऑफ टेरर, इस ख़ास तौर में टेररिज्म में या वायलेंट क्राइम में तो कराची जो एक वक्त में 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड था आज से 7-8 साल पहले, इस वक्त वो 125-130 में मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड में आ गया है। तो हमारी रैंकिंग जो क्राइम मेजर करती हैं एजेंसीज़ उनके सामने इम्प्रूव कर रही हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में हमें उसमें सिर्फ 20 नंबर दिए हैं 100 में से, और दैट इज़ द लोएस्ट किसी भी जगह का, और उसकी 25% वेटेज है सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। दूसरा जो है क्राइटेरिया जिस पे मुझे इतराज़ था वो कल्चरल एंड एनवायरनमेंट के हवाले से, और उसका वेटेज भी 25% है, और उसके अंदर पहला क्राइटेरिया है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर रेटिंग, डिस्कम्फर्ट ऑफ क्लाइमेट टू ट्रैवलर्स, सोशल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, लेवल ऑफ सेंसरशिप, स्पोर्टिंग अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन। एक तो इन दोनों कैटेगरीज के 25-25% यानी क्वार्टर जो है वेटेज दिया गया है, और इन दोनों को मिला के 50%। उसमें मेरा ख्याल है कराची किसी भी सूरत में, खैर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तो हमारी कंट्रोल में नहीं है इतनी, दो क्लाइमेट चेंज की वजह से हाँ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी चीज़ें पूरी सोशल और रिलीजियस शाहज़ कता कलामी इस बात से कता नज़र के इकोनॉमिस्ट की इंटेंशंस और उनका मयार क्या है, जो हम नहीं कह सकते वो ये कि कराची जो है उसकी लिविंग कंडीशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं, और इसके अंदर सिर्फ कराची को ही फोकस हम क्यों करें, दूसरे बड़े शहरों की भी हालत हमारे सामने होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब CM सिंध है तो कराची के हवाले से बात बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लोग आके बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करेंगे। यू नो दीज आर द थिंग्स दैट वी कांट से। इस बात से कतई नज़र कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं। आई टोटली एग्री विथ यू। देखिए लेकिन इस वक्त जो ये एक बहस छिड़ गई थी ना, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की इस रिपोर्ट की वजह से चली थी, और मैंने कहा जो बाकी क्राइटेरिया हैं, एजुकेशन को इन्होंने 10% वेटेज दिया है, सिर्फ 10%, और उसमें हमारे 75 नंबर हैं उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक। हेल्थ को इन्होंने 20% वेटेज दिया है, हेल्थ केयर को, और उसमें भी हम बाकी जो टॉप बॉटम 10 है उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो बाकी तो इन्होंने नहीं बताए शहर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगता है कि जब भी, और हमारा रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ वन द सिटी ऑफ कराची
मेयर हमारा इलेक्ट हुआ है और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और उस वक्त इस तरीके के आर्टिकल आ जाए तो उसका मैंने जिक्र किया था कि लगता है कि किसी को शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही। साहब ये जो जुमला है आपका, ज़रा इसके ऊपर मैं आता हूँ। तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमें याद है कि जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो कैसे आपने जो है वो कूड़ा करकट की सफाई की बात की। हमें याद है कि उस वक्त दूसरी जमातों ने भी इसके अंदर हिस्सा डालने की कोशिश की, एमकेएम ने अपनी कैंपेन चलाई। मतलब एक इतना बड़ा शहर जो है, जो पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, अगर वो अपने कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का निज़ाम नहीं बना सकता, अगर उसकी ग्रोथ जो है बेहंगम है, अगर वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो नदारद है, तो ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी तौर पर जो परसेप्शन बनाया जाएगा वो बड़ा मनफी होगा। और चूँकि आपकी जमात इतने अरसे से सिंध में ताकत में है, तो लिहाजा ये सवालात आपकी गवर्नेंस की तरफ आते हैं कराची से रिलेटेड। तलत साहब, आपने जो तीनों चीज़ें कही हैं, हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज खैर हालात ख़राब थे लेकिन इस वक्त बहुत बेहतर है। हमारी जो है एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ हमने किया है स्वीप के नाम से, उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। और कूड़ा करकट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत लेट उनकी लोकल काउंसिल्स ने अलाउ किया था सिंध हुकूमत की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को काम करने के लिए देना, वहाँ पे थोड़ी सी पीछे। अदरवाइज़ कराची शहर में कूड़ा करकट उठ रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आपने एम्बुलेंसेस की हमारी जो 1121 की सर्विस है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि चल रही है। हमने तो जो अमन की एम्बुलेंसेस थी उनको भी ले लिया था, तो ये सारी चीज़ें एड्रेस हो गई हैं। मेरा यही कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कराची में, और यही वजह है कि कराची से हम इलेक्शन जीते हैं। और उस वक्त फिर ये आर्टिकल आ जाना ना, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि आइडियल सिचुएशन नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री के एक ऐसे शहर में जिसमें अनप्लान्ड ग्रोथ हुई हो। और अभी से नहीं, पिछले 60-70 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, कुछ अरसे के अलावा मेजर टाइम पे यहाँ पे ऐसी हालत रही है कि अनप्लान्ड ग्रोथ और लोग आते चले जा रहे हैं, और जो इधर बेहंगम तरीके से कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इस वक्त बेहतरी की तरफ है और वही मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं सियासत के ऊपर आऊँ, आपकी जमात का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियों को पहले तहलील नहीं होना चाहिए जितनी भी थोड़ी सी मुद्दत रह गई है। मुझे ज़ाती तौर पर एक वोटर की हैसियत से या तज्ज़ियाकार की हैसियत से मुझे समझ आती है कि वाक़तन असम्बलियों को मुद्दत अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं मरकज़ के अंदर, उन्होंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दिया है। हतमी नहीं है लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आपके ख़्याल में ये पॉइंट ऑफ व्यू कि असम्बलियों को पहले तहलील हो जाना चाहिए, आपके इत्तेहादियों ने आपसे डिस्कस किया, PMLN ने, या आपकी पार्टी में ये बहस है? हमें व्यूअर्स को बताइएगा कि इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि चंद हफ्ते पहले तहलील हो जाए? तलत साहब, मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा पहले तहलील हो जाए, 1 महीना रह गया है, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है। 12 तारीख की रात को 12 बजे, 13 को हमने ओथ लिया था सुबह असम्बली में। आई थिंक नेशनल असम्बली भी 13 अगस्त थी 2018, तो 12 अगस्त 2023 हमारा आखिरी दिन होगा। आज 1 महीने से भी कम रह गया है इस चीज़ में, तो पहले तहलील होने की तो बात नहीं, अब तो टाइम पे ही तहलील होंगी। अच्छा, मेन जो इशू है ना, जो सब कहते हैं और बहुत बहस इस पे हुई है कि आइन में लिखा है कि अगर पहले तहलील होगी तो 3 महीने में इलेक्शन कराना है, और अगर टाइम पूरा करती हैं तो 2 महीने में इलेक्शन कराना है। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क सिर्फ मेरे हिसाब से, ये जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फ़र्क इसलिए है कि अगर मिड टर्म किसी ऐसे वक्त असेंबलियाँ टूट जाती हैं जब इलेक्शन कमीशन को पता नहीं हो कि अब असेंबली टूटने वाली है, यानी एकदम अचानक टूट जाती है और उसकी तैयारी मुकम्मल ना हो, तो उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी केयरटेकर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को तो पता है अब कि जी 12 अगस्त को असेंबली ख़त्म होगी, अगर 2, 4, 5 दिन पहले भी तहलील हो जाती है तो दे कैन ईजिली डू द इलेक्शन इन 60 डेज। तो वो तो बहस, मेरे हिसाब से तो बहस ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे नो कि अगस्त में मिड अगस्त से पहले असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो मिड अक्टूबर से पहले दे शुड बी रेडी टू होल्ड इलेक्शंस। तो मेरे हिसाब से तो बहस ही नहीं है ये। अगर आप पहले भी तहलील कर दें तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन को करानी चाहिए। लेकिन आपकी मखलूत हुकूमत और आपकी जमात जिसका हिस्सा है, उसके पास करदा बिल के तहत
अब इलेक्शन कमीशन ने तयन करना है कि इंतखाबात की डेट क्या होगी। तो ये डिबेट हम आपके साथ कर रहे हैं कि 90 दिन में होने हैं, 60 दिन में होने हैं, पहले तरील होगी तो क्या सूरत हाल होगी, वक्त पे होगी तो क्या होगी। इन अ वे ये रिडेंडेंट हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके ऊपर क्या पार्टी के अंदर बहस नहीं हुई कि आपने ये इख्तियार के इंतखाबात की डेट कब आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के हवाले क्यों कर दिया? ये मुझे इसका आई डोंट नो दे कहीं पे शायद फेडरल नेशनल असेंबली के अंदर या फेडरल लॉज में कोई अमेंडमेंट्स हो रही हैं। मुझे इसका तलस्सा मैं बताऊंगा, मैं बिजी रहा हूँ इधर सूबाई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ ए मटीरियल इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस की डेट देनी है। और ये अब तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, उनकी तैयारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए टू होल्ड इलेक्शन। और मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक डेट दी हुई उन्होंने 8 अक्टूबर की इलेक्शंस की, जब पंजाब के इलेक्शंस आगे बढ़े थे फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी एक इश्यूज़ थे, तो उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी थी। और मेन उनका मकसद या इलेक्शन कमीशन का पॉइंट यही था कि सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को पता था कि 13 अगस्त को सारी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी थी। तो मेरे ख्याल में तो ये बहस खामखा हो रही है। और बिल्कुल 60 दिन के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं। इवन 60 दिन से पहले जो हमारी इलेक्शंस थी, जब असेंबलियाँ तहलील हुई थी 2018 में, तो मेरे ख्याल 55 दिन बाद इलेक्शन हो गए थे। तो ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है।